हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पर स्वागत है। आज हम अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की बुक 1 अ गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 3 केटलन को शुरू करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखें और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। केटलन को विंटरफेल का जंगल कभी पसंद नहीं आया। वह टली घराने में पैदा हुई थी, जो नदी के दक्षिण में दूर ट्राइडेंट के रेड फॉक में था। वहां का जंगल एक बगीचे की तरह था, उज्ज्वल और हवादार, जहां लंबे लाल लकड़ी के पेड़ों के झुरमुट में ढलती हुई छायाएं फैली हुई थी। पक्षी छिपे हुए घोंसलों में चहचहाते थे और हवा फूलों की खुशबू से आनंदमयी थी। विंटरफेल के देवताओं ने यहाँ अलग तरह के पेड़ उगाए। यह एक अंधकार में प्राणमय स्थान था। 3 एकड़ का पुराना जंगल 10,000 सालों से अछूता था, क्योंकि इसके चारों ओर महल की मनहूस दीवारें खड़ी हो गई थी। यहाँ नम मिट्टी और सड़न की बू आती थी। यहाँ कोई रेडवुड पेड़ नहीं उगा। यह भूरी हरी सुइयों जैसी पत्तियों और शक्तिशाली लकड़ी के तनों वाले पेड़ों का जंगल था, जो अपने आप में उतना ही पुराना था जितना कि यह क्षेत्र था। यह जंगल मोटे काले तनों से घिरा हुआ है, जबकि ऊपर की ओर से झुकी हुई शाखाएं घनी छतरी को बनाती हैं और मिट्टी के नीचे कुरूप जड़ें फैली हुई हैं। यह गहरी खामोशी और घनी छाया वाला स्थान है, और जो देवता यहाँ रहते हैं वो बेनाम है। लेकिन वह जानती थी कि आज रात उसका पति यहीं मिलेगा। जब भी वह किसी आदमी को मौत की सजा देता, उसके बाद वह यहाँ जंगल में शांति के लिए आता था। केटलन के जन्म पर उसका 7 तेलों से अभिषेक किया गया था और प्रकाश के इंद्रधनुष पर नाम दिया गया, जिससे रिवरून का घराना भर गया था। वह अपने पिता, दादा और उनके भी पिता की तरह आस्तिक थी। उसके देवताओं के नाम थे और उनके चेहरे अपने माता पिता के चेहरों की तरह परिचित थे। आराधना पुजारी के साथ में एक धूपदानी, धूप की गंध, प्रकाश से जगमगाता एक 7 तरफा हीरा, गीत के उठते स्वर है। टलीज ने जंगल को रखा, जैसा कि सभी महान घरानों ने किया था, लेकिन यह केवल घूमने, पढ़ने या धूप में बैठने का कोई स्थान नहीं था। यह घराने के लिए आराधना थी। केटलन के लिए नेड ने एक छोटा सा मंदिर बनाया था, जहां वह देवताओं के 7 रूपों को गा सकती थी, लेकिन अभी भी स्टार्क्स की नसों में पहले पुरुषों का खून बहता था, और उनके अपने पुराने, बेनाम, चेहरा विहीन जंगल के देवता भी थे, जिन्होंने जंगल के लुप्त बच्चों के साथ जंगल को साझा किया था। उपवन के केंद्र में एक प्राचीन वीरवुड पेड़ एक छोटे से तालाब पर झुका हुआ था, जहां पानी काला और ठंडा था। नेड इसे दिल का पेड़ बुलाते थे। वीरवुड पेड़ की छाल हड्डी की तरह सफेद थी। इसकी पत्तियां गहरे लाल रंग की थीं, जैसे खून से सने हजारों हाथ हों। महान पेड़ के तने में एक चेहरा उकेरा गया था। इसकी विशेषताएं लंबी और उदासी भरी थी। गहरी चीरी गई लाल आंखें, सुर्ख और देखने में विचित्र थी। वे बूढ़ी थी। वे आंखें विंटरफेल से भी पुरानी थी। उन्होंने ब्रैंडन द बिल्डर को पहला पत्थर रखते हुए देखा था। अगर किस्से सच है तो उन्होंने महल की ग्रेनाइट की दीवारों को अपने चारों ओर उठते हुए देखा था। यह कहा जाता है कि संकरे समुद्र को पार कर प्रथम पुरुषों के आने से भी सदियों पहले जंगल के बच्चों ने पेड़ों पर चेहरे उकेरे थे। दक्षिण में पिछले वीरवुड को हजारों साल पहले काट दिया गया था या जला दिया गया था, सिवाय आइल ऑफ फेसेस पर, जहां के हरे लोगों ने अपनी खामोश निगरानी रखी। यहाँ यह अलग था। उत्तर में हर महल का अपना जंगल था, और हर जंगल का अपना दिल का पेड़, और हर दिल के पेड़ का चेहरा था। केटलन ने अपने पति को वीरवुड पेड़ के नीचे बैठा पाया, जो एक काई से ढके पत्थर पर बैठा था। महान आइस तलवार उसकी गोद में थी, और वह रात के जैसे काले पानी में तलवार को साफ कर रहा था। 1000 वर्षों की नमी और पत्तियों से वन के तल पर मोटी परत जम गई थी, जो उसके पैरों की आवाज को निगल रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वीरवुड पेड़ की लाल आंखें कैटलिन के आते ही उसका पीछा करने लगी हो। नेड, उसने धीरे से पुकारा। नेड ने उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। कैटलिन, उसने कहा। उनकी आवाज दूरवर्ती और औपचारिक थी। बच्चे कहाँ है? वह हमेशा उससे यह पूछते थे।
रसोई में भेड़िए के पिल्लों के नाम के लिए बहस कर रहे हैं। उसने अपना चोगा जंगल की जमीन पर फैला दिया और कुंड के पास वीरवुड की तरफ पीठ करके बैठ गई। वह उसे देखने वाली आंखों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। आर्य को तो पहले ही उससे प्यार हो गया है और सांसा मंत्रमुग्ध और दयालु है, लेकिन रिकॉन के बारे में यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। क्या वह डरता है? थोड़ा सा। उसने स्वीकार किया। वह केवल 3 साल का है। नेड ने त्योरियां चढ़ाई। उसे अपने डर का सामना करना सीखना होगा। वह हमेशा 3 साल का नहीं रहेगा। और सर्दियां आ रही है। हाँ। केटलिन सहमत हुई। स्टार्क्स के वाक्यों ने उसे ठंड महसूस कराई, जो कि वे हमेशा कराते हैं। स्टार्क्स के वाक्य, हर रईस घराने के अपने वाक्य हैं। परिवारों के आदर्श वाक्य, मापदंड, प्रार्थना की तरह मान और गौरव का घमंड, वफादारी और सच्चाई का वादा, विश्वास और साहस की शपथ। सभी, लेकिन स्टार्क्स। सर्दियां आ रही है, स्टार्क्स के वाक्य। और यह पहली बार नहीं था जब उसने इस बात पर विचार किया हो कि ये उत्तर के लोग कितने अजीब थे। वह आदमी अच्छी तरह से मर गया, मैंने उसे मृत्यु दी। नेड ने कहा। उनके एक हाथ में तेल से सना हुआ चमड़े का टुकड़ा था। उन्होंने बोलते हुए इसे महान तलवार पर हल्के से घुमाया, धातु पर गहरी चमक के लिए। मुझे ब्रान के लिए खुशी हुई। आपको ब्रान पर गर्व होगा। मुझे हमेशा ब्रान पर गर्व रहेगा। केटलिन ने तलवार को देखते हुए जवाब दिया, जब नेड ने तलवार पर एक और हाथ फेरा। वह स्टील पर गहरी लहर को देख सकती थी, जहां से लोहार ने धातु को पीट पीट कर 100 बार वापस मोड़ा था। केटलिन को तलवारों से कोई खास प्रेम नहीं था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि आइस की अपनी एक अलग सुंदरता थी। यह वलिरिया की भट्टी में बनी थी, पुराने फ्रीहोल्ड में तबाही आने से पहले। तब लोहारों ने अपने हथौड़ों के साथ जादू का भी उपयोग किया था। यह 400 साल पुरानी थी और आज भी इसकी धार उतनी ही तेज थी जितनी तेज इसके बनने वाले दिन थी। इसका नाम तब भी उबाव और पुराना था जब स्टार्क्स उत्तर के राजा थे। यह नायकों के समय की एक अनमोल विरासत है। वो इस साल चौथा व्यक्ति था। नेड ने गंभीरता से कहा। बेचारा आदमी आधा पागल था। किसी चीज ने उसके मन में इतना डर पैदा कर दिया कि मेरे शब्द उस तक नहीं पहुंच रहे थे। उसने आह भरी। बेन लिखते हैं कि नाइट्स वॉच की ताकत 1000 से नीचे चली गई है। यह केवल कर्तव्य छोड़कर भागने से नहीं हुआ। वे पुरुषों को क्षेत्र रक्षण में भी गंवा रहे हैं। क्या यह जंगलियों के कारण हो रहा है? उसने पूछा। और कौन होगा? नेड ने आइस को उठा लिया और नीचे की ठंडी व लंबी धातु को देखा। और यह सब बदतर होता जाएगा। वह दिन भी जल्द आ सकता है जब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। तब मैं अच्छे और सभी के लिए अपने समर्थकों को बुलाऊंगा और उत्तर की ओर कूच करूंगा, उस दीवार पार के राजा से निपटने के लिए। दीवार के पार। यह सोचकर ही केटलिन की डर से कपकपी छूट गई। नेड ने उसके चेहरे पर खौफ देखा। मेंस रीडर, हमें डराने के लिए कुछ भी नहीं है। दीवार के पार बुरी चीजें हैं। उसने गौर किया कि पीछे दिल का पेड़ है, पीली छाल तथा लाल आंखों वाला। देखते और सुनते हुए अपने लंबे धीमे विचारों को सोचता हुआ नेड ने उसे एक सौम्य मुस्कान दी। आप बुरी दाई माओं की बहुत सारी कहानियां सुनती हो। अन्य भी वैसे ही मर चुके हैं, जैसे जंगल के बच्चे 8000 साल पहले चले गए थे। माइस्टर लूवन भी आपको यही बताएंगे कि वे अब जिंदा नहीं रहे। किसी भी जीवित व्यक्ति ने उनको कभी नहीं देखा। आज सुबह तक किसी भी जीवित व्यक्ति ने एक डायवुल्फ को भी नहीं देखा था। केटलिन ने उन्हें याद दिलाया। मुझे एक टली के साथ बहस करने से पहले बेहतर जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उन्होंने एक रूखी मुस्कान के साथ कहा और आइस को उसके म्यान में वापस रख दिया। आप मुझे बच्चों के किस्से बताने के लिए यहाँ नहीं आए हो। मुझे पता है कि आपको यह जगह कितनी कम पसंद है। तो क्या बात है, माय लेडी? केटलिन ने अपने पति का हाथ थाम लिया। आज की खबर कष्टदायक है, मेरे लॉर्ड। जब तक आपने खुद को साफ नहीं किया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सदमा कम करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने उन्हें सीधे सीधे कह दिया।
मुझे बहुत अफसोस है मेरी जान। जॉन एरन नहीं रहे। उसने उनकी आंखों में देखा और वह देख सकती थी कि उन्हें कितना दुख लग रहा था, जैसा कि वह जानती थी कि उन्हें दुख होगा। अपनी युवावस्था में नेड ने इयरी पर भरोसा किया था और निसंतान लॉर्ड एरन उनके और उनके साथी रॉबर्ट बराथियन के लिए एक दूसरे पिता की तरह थे। जब पागल राजा एरीस टारगेरियन द्वितीय ने नेड और रॉबर्ट के सिर की मांग की तो इयरी के लॉर्ड ने आज्ञा मानने के बजाय उन्होंने जिनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी उन्हीं के खिलाफ विद्रोह में अपने चांद और बाज के झंडे को उठा दिया था। और आज से 15 साल पहले एक दिन यह दूसरा पिता उसका भाई बन गया जब वह और नेड दो बहनों से विवाह करने के लिए रिवरून में लॉर्ड हॉस्टरटली की बेटियों के साथ बैठे थे। जॉन, क्या यह खबर पक्की है? राजा की मुहर लगी है और पत्र रॉबर्ट के प्रमुख मंत्री की ओर से आया है। मैंने इसे आपके लिए रख लिया था। उन्होंने लिखा है कि लॉर्ड एरन जल्दी ही चले गए। यहाँ तक कि माइस्टर पर्सेल भी असहाय थे, लेकिन वह अफीम का दूध लाएं, इसलिए जॉन दर्द में लंबे समय तक नहीं रहे। मुझे लगता है यह किंचित छोटी दया है। उन्होंने कहा। वह उनके चेहरे पर दुख देख सकती थी, लेकिन फिर भी नेड ने सबसे पहले जॉन के बारे में सोचा। आपकी बहन और जॉन का लड़का, उनकी क्या खबर है? संदेश में केवल यह लिखा है कि वे ठीक थे और इयरी वापस लौट गए हैं। काश वे इसके बजाय रिवरून में गए होते। इयरी उच्चा और सुनसान है और यह कभी उसके पति का स्थान था, उसका नहीं। लॉर्ड जॉन की यादें प्रत्येक पत्थर में से उसे परेशान करेगी। मैं अपनी बहन को जानती हूँ। उसे अपने परिवार और दोस्तों के सहारे की जरूरत है। तुम्हारे चाचा वेल में इंतजार कर रहे हैं या नहीं? मैंने सुना था कि जॉन ने उन्हें द्वार के शूरवीर की उपाधि दी थी। केटलन ने हाँ में सिर हिलाया। ब्रिंडन, वह सब करेंगे जो वह उसके और लड़के के लिए कर सकते हैं। यह थोड़ी सांत्वना तो है, फिर भी। उनके पास जाओ, नेड ने आग्रह किया। बच्चों को साथ ले जाओ। शोरगुल और हंसी ठहाकों से उनके महल को भर दो। उनके लड़के को उसके जैसे अन्य बच्चों की जरूरत है और लाइसा को दुख में अकेला नहीं रहना चाहिए। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? पत्र में एक दूसरी खबर भी है। राजा आपसे मिलने के लिए विंटरफेल की ओर निकल चुके हैं। नेड को उसके शब्दों को समझने में एक पल लगा, लेकिन जब उसे समझ में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या रॉबर्ट यहाँ आ रहा है? जब केटलन ने हाँ में सिर हिलाया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। केटलन की इच्छा थी कि वह भी अपनी खुशी साझा करे, लेकिन उसने महल के बाहर एक बात सुनी थी। बर्फ में एक मृत डायवुल्फ मिला जिसके गले में बारहसिंगे का टूटा हुआ सींग था। डर उसके भीतर एक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया था, लेकिन उसने उस शख्स के लिए अपने आप को मुस्कुराने पर मजबूर किया जिसे वह प्यार करती थी और जिसने संकेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मुझे पता था कि यह खबर सुनकर आपको खुशी होगी। हमें दीवार पर आपके भाई को खबर भेजनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेन यहाँ रहना चाहेगा। मैं माइस्टर लूवन को उनका सबसे तेज पक्षी भेजने के लिए कहूँगा। नेड उठा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। धिक्कार है, कितने साल हो गए और उसने हमें इससे अधिक कोई सूचना नहीं दी। उनके दल में कितने लोग हैं? संदेश में और क्या कहा है? मुझे लगता है कि कम से कम 100 शूरवीर, उनके सभी नौकर चाकर और बहुत सारे फ्री राइडर्स के साथ। शर्सी व बच्चे भी साथ यात्रा कर रहे होंगे। रॉबर्ट एक आरामदायक और सुरक्षित सफर करना पसंद करेगा। यह भी अच्छा है। इससे हमें तैयारी के लिए और समय मिलेगा। रानी के भाई भी दल के साथ आ रहे हैं। नेड ने मुंह बना लिया। उनके और रानी के परिवार के बीच थोड़ा तनाव था, यह बात केटलन को पता थी। कैस्टली रॉक के लैनिस्टर्स रॉबर्ट के विद्रोह में देर से आए थे, जब जीत लगभग निश्चित थी, और इसलिए उसने उन्हें कभी माफ नहीं किया। ठीक है, अगर रॉबर्ट के साथ की कीमत लैनिस्टर्स का संक्रमण है तो यही सही। ऐसा लग रहा है जैसे रॉबर्ट अपना आधा दरबार लेकर आ रहा है। जहां भी राजा जाता है, राजपाट उनके साथ जाता है। बच्चों को देखना अच्छा रहेगा।
सबसे छोटा वाला तब लैनिस्टर महिला की चूंचियों को चूस रहा था आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था। वह होना चाहिए कितना, शायद 5 साल का। राजकुमार टॉमन 7 साल का है, उतनी ही उम्र का जितने का ब्रान है। कृपा करके नेड अपनी जीभ को संभालो। लैनिस्टर महिला हमारी रानी है और उनका गर्व हर गुजरते साल के साथ बढ़ता है। नेड ने उसका हाथ दबाया। बेशक दावत होनी चाहिए गायकों के साथ और रॉबर्ट शिकार करना चाहेगा। मैं जॉरी को दक्षिण में राजमार्ग पर भेजता हूँ उनसे मिलकर उन्हें आदर सम्मान और सुरक्षा के साथ लाने के लिए। हे भगवान, हम उन सभी को कैसे खिलाएंगे? पहले से ही अपने रास्ते पर है, आपने कहा था। लानत है उस आदमी पर, लानत है उसके शाही दल पर। हमारी कहानी आज यही समाप्त होती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।